आज का टॉपिक है द प्रियम्बल। द प्रियम्बल। तो चलिए प्रियम्बल की शुरुआत करने से पहले इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि हमारा संविधान है, उसके जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें क्या लिखा गया उसके बारे में हम लोग पढ़ के आपको सुनाते हैं। जैसे इसमें लिखा गया है, इसमें बताया गया है कि हम भारत के लोग, मतलब हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1950 को एतद द्वारा इस कॉन्स्टिट्यूशन को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। We are the people of India having solemnly resolved to continue India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and uh, secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly on this 26th day of November 1949, do hereby adopt, exact and give to ourselves this Constitution. ये तो हो गई कॉन्स्टिट्यूशन की हमारा प्रियम्बल क्या है। अब बातें आती है कि प्रियम्बल होती क्या है आखिर। प्रियम्बल को हम लोग कह सकते हैं क्या, इसको हम लोग कहीं कहीं कहते हैं उद्देशिका। प्रियम्बल क्या कहते हैं, उद्देशिका प्रस्तावना। क्या उद्देशिका कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। इसको कहा जाता है कि जहाँ संविधान की भाषा अस्पष्ट होती है, जहाँ संविधान की भाषा अस्पष्ट होती है, वहाँ प्रस्तावना को ही आधार बनाकर, क्या बनाकर, उसको हम लोग आधार बनाकर, बेस बनाकर उसका क्या कहते हैं, व्याख्या करते हैं। और इसीलिए प्रस्तावना को सभी विद्वानों ने सर्वसम्मति से संविधान की आत्मा कहा है। और इसकी प्रस्तावना की उपयोगिता को देखकर ही सभी विद्वानों ने क्या कहा, इसको कहा कि ये क्या है, इसकी जो मतलब वो है उपयोगिता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं, कई सारे चीज़ें हैं। तो इसका जो पहला बेस क्या है, बेस मतलब आधार। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रस्तावना है कब बना, जब जेएल नेहरू ने अपना उद्देश्य प्रस्ताव भेजा था, उसी को प्रस्तावना के रूप में लिया गया। तो हम लोग बोलेंगे कि जो इसका जो बेस है, आधार है, वो क्या है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मतलब उद्देश्य प्रस्ताव का इसका वो है, आधार है। और इसका भाषा क्या है, मतलब भाषा कहाँ से लिया गया, इसका विचार कहाँ से लिया गया। इसका जो भाषा लिया गया वो कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। इसका जो विचार है या दर्शन इसको कह सकते हैं, वो कहाँ से लिया गया है, यूएसए के अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसमें कितनी चीज़ हम लोग जाने कि जो प्रियम्बल है, जिसको हम लोग उद्देशिका बोलते हैं या तो प्रस्तावना बोलते हैं। प्रस्तावना क्यों बोलते हैं, उद्देशिका क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे प्रथम पाठ है, मतलब पूरे संविधान का क्रक्स कह सकते हैं इसमें है। और इसका जो बेस है, इसका आधार है, वो क्या है, ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन, उद्देश्य प्रस्ताव है। और इसकी जो भाषा है वो कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से। इसका जो विचार है, क्या कह सकते हैं कि जो दर्शन है वो यूएसए से लिया गया है। किसकी, द प्रियम्बल की, द प्रस्तावना की। समझ गए, किसकी, प्रस्तावना की। अब प्रस्तावना के बारे में कई सारे बिंदु हैं जिसके बारे में लोग जानते हैं, लेकिन इसको जैसे कहते हैं कि ये संविधान का परिचय पत्र है, ये संविधान का आत्मा है, डॉक्टर ठाकुर प्रसाद भार्गव ने कहा। कोई कह रहे हैं कि मुंशी साहब की यह संविधान निर्माताओं की दिमाग की कुंजी है, दिमाग की कुंजी है।
कुंजी मतलब के एम मुंशी, के एम मुंशी किसकी कुंजी है? के से कुंजी, के से के एम मुंशी किसकी कुंजी है? संविधान निर्माताओं की। फिर करें आत्मा, इस संविधान की आत्मा ठाकुर प्रसाद भार्गव बता रहे हैं, कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसके लिए हम लोग एक और चीज़ जानते हैं कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? क्या यह प्रस्तावना है जो संविधान का अंग है या नहीं है? इसके लिए भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि उस पर बहुत ही बहस चली है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रस्तावना में संशोधन हुए हैं या भाग है या नहीं है। तो पहला जो केस आया है वो है 1960 बेरुवारी बनाम संघ सरकार। संघ सरकार ये क्या है? कह रहे हैं कि प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। क्या है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय? कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भाग क्या है? नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। क्या हुआ? 1960 के केस में जो बेरुवारी बनाम संघ सरकार का केस है उसमें बोला गया कि यह क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो संविधान प्रस्तावना है वो किसके संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो 1960 के बेरुवारी बनाम केस में हम लोग पढ़े। फिर दूसरा देखेंगे, ये आया 1964 में। कौन है? सज्जन सिंह। 1964 में सज्जन सिंह के केस आया। ये कहाँ का केस था? पंजाब का केस है, पंजाब का केस। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि यह प्रस्तावना संविधान का पार्ट नहीं है, पार्ट नहीं है, लेकिन इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं? विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने बोला कि देखिए प्रस्तावना इसका भाग नहीं है, लेकिन हम इसको विचार कर सकते हैं क्या भाग है। एक बुक है, उसमें जो पहला प्रीएम्बल इंडेक्स दिया देता है तो बुक का ही पार्ट है ना। बुक में भले ही चैप्टर 1, 2, 3 भले ही कई सारे चैप्टर, लेकिन इसके अंदर की बात है। तो इसने कहा कि ये इसको हम विचार कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा भाग नहीं है। तो पहला कौन सा था? 1960 में बेरुवारी बनाम संघ सरकार। दूसरा था उन्होंने बोला कि 1964 में संजय सिंह का केस के भाग नहीं है, लेकिन इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? विचार कर सकते हैं। 1972 में तीसरा आया गोलकनाथ बनाम पंजाब। गोलकनाथ बनाम पंजाब। इसमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह है जो भाग नहीं है। इसमें भी कह रहे हैं कि भाग नहीं है ना, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? संशोधन नहीं कर सकते। समझ गए? गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार ने क्या बोला कि ये संशोधन भाग नहीं है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद जो चौथा आया 1973 में, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। इसमें जो कहा कि जो प्रियम्बल है, क्या है? प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का आंतरिक भाग है, इंटरनल पार्ट है, इंटरनल पार्ट है, आंतरिक भाग है। और इसमें प्रियम्बल में अमेंडमेंट विल बी हैपन, अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन प्रस्तावना के मूल ढांचा में परिवर्तन न हो। मूल ढांचे में परिवर्तन ना हो। क्या बोल रहे हैं कि 1973 में केशवानंद भारती का केरल राज्य, उसमें हुआ कि प्रियम्बल है जो कॉन्स्टिट्यूशन का आंतरिक भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना के मूल ढांचे में परिवर्तन न हो। इसमें बोला गया केशवानंद भारती केरल जो वो था उसमें। तो अब हम लोग चारों केसों को फिर से पढ़ लेते हैं। पहला 96, दूसरा 1964, तीसरा 1972, चौथा 1973। तो इसमें कौन था? इसमें जो माना कौन? केशवानंद भारती बनाम केशवानंद भारती
वर्सेस केरला राज्य। इन्होंने कहा यह संविधान का क्या है, आंतरिक पार्ट है और इसमें संशोधन हो सकता है लेकिन इसको मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं हो। और इसके पहले जो था वो कौन था 1972 में, गोलकनाथ बना पंजाब। इन्होंने कहा कि इसमें ना संविधान का पार्ट है ना इसको हम संशोधन कर सकते हैं। 1964 में कौन था, 1964 में आया सज्जन सिंह। सज्जन सिंह पंजाब का कैसे, इन्होंने बोला कि ना संविधान का भाग नहीं है लेकिन विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन 1960 में जो आया उसमें बोला गया, उसका नाम था बेरुबारी बनाम भारत सिंह। यह कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो पहला 1960 बेरुबारी बनाम भारत संघ, 1964 सज्जन सिंह का केस, 1972 गोलकनाथ बना पंजाब, 1973 विश्वनाथ भारती बनाम केरल राज्य। इतनी सारी चीज़ों को हम लोग जान गए कि क्या संविधान का जो प्रस्तावना है भाग है या नहीं। अब चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और धीरे धीरे देखते हैं कि प्रस्तावना में कितने सारे वर्ड हैं। हम लोग को आखिर पढ़ना वही, जैसे कि पहला ही वर्ड था शब्दावली का खेल है। इसमें कह रहा है कि हम मतलब लोग, हम भारत के लोग। हम कौन, हम भारत के लोग। अब देखिए यह जो शब्दावली है, यह शब्दावली कहाँ से लिया गया है, ये यूएसए से लिया गया है। इसमें कह रहा है कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग हैं जो क्या हैं, भारत को कैसा बनाएंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखिए ये हम भारत के लोग हैं, उसमें संपूर्ण शक्ति जो है किसमें है, भारत के लोग में है, यानी कि जनता में निहित है। किसमें है, जनता में निहित है। संपूर्ण शक्ति किसमें निहित है, जनता में। कौन बात कर रहा है कि मतलब कह रहा है कि संविधान जो है उसमें लिखा है कि हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम भारत के लोग की शब्दावली कहाँ से लिया गया, यूएसए से। और ये जो हम भारत के लोग उसमें संपूर्ण शक्ति कहाँ निहित है, जनता में निहित है, हम भारत के लोग। फिर देखिए अब आता है हम भारत के लोग कैसे हैं, भारत को क्या बनाएंगे, संपूर्ण बनाएं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसको प्रभुत्व को क्या बोलते हैं हम लोग, सोवरेन, SOVEREIGN, सोवरेन। मतलब कह रहा है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब कि आंतरिक व बाह्य मामले में निर्णय लेने में कैसे हो, निर्णय लेने में हम लोग क्या हो, सक्षम हो, निर्णय लेने में सक्षम, कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं, और किसी के अधीन कार्य नहीं। क्या, किसी के अधीन कार्य नहीं, समझे। क्या है कि आंतरिक एवं बाह्य मामले में हम लोग क्या हो, निर्णय लेने में सक्षम हो, कोई हस्तक्षेप नहीं हो, किसी के अधीन कार्य नहीं। मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब हम कि अंदर से या बाहर से हम लोग क्या हो, एकदम संपन्न हो, वो हो, मतलब निर्णय लेने में सक्षम हो, ये वाली बात है। फिर आता है किसकी बात, समाजवादी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बना के उसके बाद क्या करेंगे, समाजवादी बनेंगे हम लोग, सोशलिस्ट बनेंगे, पूरा देश सोशलिस्ट होगा। सोशलिस्ट का आशय क्या है पता है, इस पे कहा जा रहा है कि जो संसाधन है, संसाधन और इकोनॉमिक्स, मतलब अर्थशास्त्र पर किसका नियंत्रण होगा, नियंत्रण होगा सरकार का। सरकार का क्या होगा, नियंत्रण। ये नहीं कि किसी निजी व्यक्ति का होगा, नहीं, समाजवादी में संसाधन और इकोनॉमिक्स पर किसका नियंत्रण होगा, सरकार का। और यह जो शब्द है वो 42वें कॉन्स्टिट्यूशन 1976 मतलब 1976 में इसको जोड़ा गया है, अमेंडमेंट करके। यह पहला संविधान संशोधन था। और देखिए मैंने बताया कि जो संसाधन का मतलब वो समाजवाद का अर्थ है कि यहाँ पे जो संसाधन है उसमें नियंत्रण किसका होगा, सरकार का नियंत्रण होगा। और इसमें ज़्यादा जानते जाते कि 1955 ईस्वी में पहली बार 1955 में तमिलनाडु के अवाडी में पहली बार, कब, पहली बार
आईएनसी के सेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में क्या हुआ था, आईएनसी के सेशन में इसकी पहली बार व्याख्या हुई थी। किसकी? समाजवादी वर्ड की पहली बार कब व्याख्या हुई? 1955 में तमिलनाडु के अवाडी में इसकी व्याख्या की जा रही है। इसी के दौरान 1969 में, फिर 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने पहले 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया। फिर कितने बैंक का किया? पहले किया 1969 में 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया। फिर इसका कब किया? 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया। कहाँ? मतलब समाजवादी के मुद्दे को लेकर कि समाजवाद होना चाहिए, इसी को लेकर। अब देखिए, जो एक होता है कि जो समाजवाद का अर्थ क्या है, समाजवादी का अर्थ क्या है? समाजवादी का अर्थ है, समाजवाद का क्या अर्थ है कि जो भारत तो कैसा लोकतांत्रिक समाजवाद है, भारत में भारतीय समाजवाद है। तो इसमें कहा जा रहा है कि इसका जो उद्देश्य है, समाजवाद का उद्देश्य क्या रहता है कि कोई भी व्यक्ति हो जिसको गरीबी बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त किया जाए। असमानता को समाप्त किया जाए मतलब ये कह रहे हैं कि इसमें जो जैसे कोई व्यक्ति गरीब है, कोई बीमार है, कोई, तो उस सब की अवसर की समानता को समाप्त किया जाए। मतलब किसी को अवसर मिल रहा है, उसको अवसर दिया जाए। ऐसा ना कि उसको क्या हो, ये सब असमानता कर करके कि वो गरीब है तो उसको अवसर नहीं दिया जाएगा, मौका नहीं दिया जाएगा और असमानता फैलाए जा रहे हैं, उसको समाप्त करना है। और इसमें कहा गया कि जो देशी राजा है उसको मिलने वाले विशेष प्रावधान को समाप्त किया जाए। जमींदार प्रथा का उन्मूलन किया जाए। क्या? जमींदार प्रथा का उन्मूलन किया जाए। जमींदार प्रथा का उन्मूलन किया जाए। टैक्स जो है जो कहाँ से लिया जाए? टैक्स रिच पर्सन से लिया जाए और कहाँ दिया जाए? गरीब में व्यय किया जाए। गरीब में व्यय किया जाए। बात को समझ गए? ये समाजवादी का अर्थ है। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि समाजवादी के बारे में आप लोग कुछ विशेष बातें समझे होंगे। और इसके बाद एक जो वर्ड आता है, बहुत ही शानदार वर्ड है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब इस समाजवादी के बाद हम लोग जानते हैं किसके बारे में? सेकुलर के बारे में। सेकुलर मतलब होता है पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। तो इसमें क्या कहता है कि धर्म एंड राज्य के बीच कोई संबंध नहीं। क्या हो? धर्म और बीच के में कोई संबंध न हो। धर्म से राज्य का अलगाव हो। क्या हो? धर्म से राज्य का अलगाव हो। और ये क्या है? ये जो है पश्चिमी परिभाषा है। ये क्या है? पश्चिमी परिभाषा है। किसकी? धर्मनिरपेक्षता का। कैसे पश्चिमी परिभाषा है? इसमें कह रहा है कि जो धर्म और राज्य है उसके बीच कोई संबंध ना हो, धर्म राज्य का अलगाव हो। अब जो कहता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता, भारतीय धर्म निरपेक्षता, भारतीय धर्म निरपेक्षता। भारतीय धर्म निरपेक्षता क्या कहता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य मतलब जो सरकार है उसका कोई धर्म नहीं होगा, परंतु ऑल रिलीजन को इक्वल मानेगा। कौन? राज्य। इसीलिए इसको कहा जाता है सर्वधर्म